कोई बच्चा है 10 साल का उसको भी स्टोन, कोई बुजुर्ग है 80 साल का उसको भी स्टोन। मतलब मुझे तो लगता है कि शायद ही कोई घर बचा हो जहाँ स्टोन आजकल किसी को ना हुआ हो। कैसे पता चलता है कि किडनी में स्टोन है? पेशेंट आपके पास में क्या कंप्लेन लेके आता है? पेशेंट को कोई भी सिम्टम नहीं होता है, दर्द नहीं होता है और यूरिन में ब्लड आता है। ऐसे भी केसेस देखे जाते हैं। सिंपल यूरिन रूटीन तक करवाते हैं और एक अल्ट्रासाउंड बोलते हैं कि आप पूरे पेट का करवा दीजिए, उससे काफ़ी हद तक आइडिया लग जाता है। कई बार एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर्स, तो वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे विश्वास भी नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहते हैं। कभी कभी ये देखा गया है कि रास्ते में कहीं पथरी फंस जाती है निकलते समय, मतलब दवाइयाँ चालू ही और पथरी जब निकल रही होती है तो कहीं फंस जाती है, तो बड़ा पेन होता है। वो पेन है तो सिकाई ही एक अकेला माध्यम है जिससे वैसोडाइलेटेशन होगी। पथरी कहीं फंसी है, फंसती वो हमेशा यूरेटर में ही है। चलिए फाइनली ट्रीटमेंट बताइए कि होम्योपैथिक में क्या ट्रीटमेंट है और कैसे स्टोन निकल सकती है, किन दवाइयों से निकल सकती है वो बताइए। ये दवाइयाँ बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं और कुछ पेशेंट अपने आप खरीद के इस्तेमाल करने लगते हैं, तो क्या ये सही है? देखिए, गूगल के चक्कर में आधे पेशेंट्स डॉक्टर बन चुके हैं, तो कई बार पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि मैम ये रिपोर्ट है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। कैसे हैं आप लोग? आज का एपिसोड हम लेके आए हैं किडनी स्टोन की होम्योपैथिक में क्या दवाइयाँ हैं, क्या ट्रीटमेंट है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव होती है स्टोन निकालने में और ऐसा देखने में आया है कि किडनी स्टोन आसानी से निकल जाता है। तो आज किडनी स्टोन कैसे निकाल सकते हैं, इस पर क्या क्या दवाइयाँ आती हैं होम्योपैथिक में, बात करने के लिए हमारे साथ में हैं डॉक्टर कंचन मित्तल। डॉक्टर कंचन मित्तल पिछले 22 सालों से गाजियाबाद में प्रैक्टिस कर रही हैं। तो फिर फटाफट तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने से हमारे जितने भी एपिसोड हैं उनकी जानकारी मिलती रहेगी, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है, इसलिए सब्सक्राइब करना आपके लिए बेनिफिशियल है और इससे हमारा चैनल भी बड़ा होता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। डॉक्टर कंचन, बहुत बहुत स्वागत है आपका तिवारी जी टॉक शो में। धन्यवाद तिवारी जी, आपने मुझे इस शो में इन्वाइट करा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर कंचन, पहले तो ये बताइए, आजकल कोई बच्चा है 10 साल का उसको भी स्टोन, कोई बुजुर्ग है 80 साल का उसको भी स्टोन। मतलब मुझे तो लगता है कि शायद ही कोई घर बचा हो जहाँ स्टोन आजकल किसी को ना हुआ हो या ना हो रहा हो। तो आजकल इतने ज़्यादा स्टोन फॉर्मेशन क्यों हो रहे हैं? क्या रीज़न क्या है इतनी ज़्यादा स्टोन फॉर्मेशन का, और स्टोन हमारे किडनी में कैसे फॉर्म हो जाती है, थोड़ा सा अगर आप समझाएं तो। देखिए, मेन रीज़न चाहे वो बच्चे हैं, वयस्क हैं, बुजुर्ग हैं, उसमें अगर आपका वाटर इनटेक कम है तो यूरिन कंसनट्रेट हो जाएगा और कंसनट्रेटेड यूरिन में सॉल्ट आपके मिनरल्स के संग क्लब करके एक हार्ड डिपॉजिट का फॉर्मेशन करते हैं और उसी से आगे कैलकुलाई का फॉर्मेशन होता है। उसमें एज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, ये किसी भी एज के ग्रुप में हो सकता है, मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और अगर हम इसकी बात करते हैं कि और क्या स्टेप्स हो सकते हैं इसमें, तो आपके हेरिडिटरी फैक्टर भी हो सकते हैं या फिर कोई पेशेंट अगर शुगर और सॉल्ट इंटेक ज़्यादा लेता है तो भी इसकी स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है। कुछ सर्वे में ऐसे भी कहा गया है कि अगर आपका इमोशनल लेवल या स्ट्रेस लेवल हाई रहता है, उससे भी आपकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे फ़र्क पड़ता है और उन पेशेंट्स में भी हायर चांस होते हैं, या इवन बीपी पेशेंट्स में भी हायर चांस हो जाते हैं। कई बार लोग कैल्शियम इंटेक, मतलब जैसे आप मिल्क और कर्ड नहीं लेते, उससे भी कैल्शियम फॉर्मेशन की टेंडेंसी बन सकती है। ये एपिसोड लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ जिसका सही जवाब देने पर आपको डॉक्टर कंचन से फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन मिलेगा, फ्री। अच्छा, तो किडनी में ही स्टोन है, ये कैसे पता चलेगा कि मतलब क्या सिम्टम्स आते हैं, कैसे पता चलता है कि किडनी में स्टोन है? देखिए, 3 तरीके से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं किडनी स्टोन को। पहली बात अगर हम बात करते हैं एक्सरे, दूसरी बात अल्ट्रासाउंड, तीसरी बात सीटी स्कैन। एक्सरे बहुत बेसिक टेस्ट है, इसमें आपको मोटा मोटा आइडिया पड़ जाएगा। अल्ट्रासाउंड उससे थोड़ा बेटर टेस्ट हो गया और बेटर आपको आइडिया लगता है। लेकिन अगर आपको किडनी की पूरी सेहत देखने के, कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस तो नहीं है, अगर हो रही है तो कितनी है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, किडनी की सेहत पे तो कोई फ़र्क नहीं है, और यूरेटर में कहाँ पर है, कौन से हिस्से में कैलकुलस है, अपर पोर्शन में, मिडिल में, तो इतनी फाइन स्टडी के लिए हमें CECT करवाना पड़ता है। मतलब आपका कॉन्ट्रास्ट CT स्कैन कराते हैं KUB उसमें, तो उसमें बहुत अच्छा फाइन डिटेक्शन हो जाता है। लेकिन पेशेंट आपके पास में क्या कंप्लेन लेके आता है और तब पता चलता है कि आपको डाउट होता है कि हाँ कहीं इसके किडनी में स्टोन तो नहीं? देखिए, किडनी हमारे बैक में जहाँ पे हमारे रिब्स खत्म होती है, वहाँ पर 2 किडनी हमारी होती है। तो समटाइम पेशेंट बोलता है कि मुझे इस एरिया में, यानी बैक में जहाँ पे आपकी रिब्स खत्म है, वहाँ पर डलनेस आ सकती है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, और कई बार वो ऐसे करके ट्रैवल करते हैं, नहीं एब्डोमेन में पेन आएगा आपको, यूरिन में रुकावट हो सकती है, समटाइम यूरिन में काफ़ी फाउल ओडर हो सकता है,
ब्लड भी आ सकता है, बर्निंग हो सकती है और समटाइम यूरिन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, या काफ़ी सीवियर पेन होता है, उसके साथ में आपको हो सकता है वोमिटिंग लग जाए, या बहुत मतलब नोजिया भी हो सकता है, बहुत सीवियर पेन होता है, किडनी पेन काफ़ी सीवियर होता है। तो मेन तो सिम्टम पेन का ही लेकर आता है पेशेंट, और वो हमें लोकेलिटी से पता करना पड़ता है कि यहाँ डलने से, हम उससे पूछते हैं कि किस से, तो वो एरिया वाइज होता है कि इस तरह से ट्रैवल भी कई बार पेन करता है और ब्लैडर की तरफ शिफ्ट करता है वो, तो यही मेन एक इंडिकेशन है। कई बार पेशेंट को कोई भी सिम्टम नहीं होता है, दर्द नहीं होता है और यूरिन में ब्लड आता है, ऐसे भी केसेस देखे जाते हैं? बिल्कुल देखे जाते हैं। ऐसे केसेस में हम सिंपल यूरिन रूटीन तक करवाते हैं और एक अल्ट्रासाउंड बोलते हैं कि आप पूरे पेट का करवा दीजिए, उससे काफ़ी हद तक आइडिया लग जाता है कि सिंपल यूरिन में इन्फेक्शन है या स्टोन एसोसिएटेड प्रॉब्लम है ये। ओके, तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड मैंडेट है, कम से कम अल्ट्रासाउंड मैंडेट है। होम्योपैथिक प्रैक्टिस में देखा गया है कि स्टोन किडनी के निकल जाते हैं, तो कितने mm तक के स्टोन निकल जाते हैं? आपकी पर्सनल प्रैक्टिस में आपको बहुत से एक्सपीरियंस हुए होंगे। देखिए, मैंने जो अपनी पर्सनल प्रैक्टिस में देखा 5 to 7 mm तक के स्टोन तो मैं पेशेंट से बोल देती हूँ 100% निकल जाएंगे। उसके आगे के भी स्टोन, जैसे मैं अपने ब्रदर इन लॉ का भी केस बता सकती हूँ आपको। उनकी शादी होने वाली थी, 2006 की बात है, और उनको 1 महीने पहले काफ़ी सीवियर पेन हुआ। तो जब उनको उस टाइम वो 40 प्लेस थे, डॉक्टर है वो भी पीडियाट्रिशियन है, तो 9 mm की पथरी उनकी डिटेक्ट हुई थी। तो डॉक्टर ने बोला 9 mm की, भाई हमने भी बोला कि भाई काफ़ी बड़ी है, तो एक बार देखो क्या करना है। उन्होंने ऑपरेशन की डेट ले ली, लेकिन मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं ट्राई करते हैं कि भाई ठीक है 9 mm है, साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन एक बार हम ट्राई करते हैं। तो एक सॉलिड है वो मदर टीचर हमारे आता है, मैंने उसको सिर्फ सिंपली वही पिलाया, बाकी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो और भी निकल के आ रही थी वो भी मैंने दिया। तो 9 mm का स्टोन भी उसका निकल गया। तो जब वो ऑपरेशन कराने गए तो वो स्मूथ स्टोन रहा होगा। कई बार काफ़ी कटीले पत्थरी होते हैं, जैसे ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कटीले होते हैं, उसी में ब्लड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। कुछ पत्थरी ऐसे होते हैं जैसे राजमा के सीड्स अगर आपने देखे, वो काफ़ी फाइन होते हैं, एकदम चिकने होते हैं, तो वो फिसल के निकल गया, उसको फील नहीं हुआ। तो जब वो गए ऑपरेशन कराने तो पत्थरी थी नहीं CT स्कैन में, तो बिल्कुल एकदम से बच गए। एक और केस पे आपको बताती हूँ, उसमें एक पेशेंट है मेरी, जो मेरी काफ़ी अच्छी पेशेंट है, उनके भाई एडमिट हुए हॉस्पिटल में। तो उनको डॉक्टर ने एडमिट तो कर ही लिया कि भाई सीवियर केस है, पथरी का बहुत सीवियर पेन में था पेशेंट। तो वो उनकी सिस्टर ने मुझे सुबह सुबह अप्रोच किया अर्ली मॉर्निंग कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, आप मुझे दवाई अर्ली मॉर्निंग दे सकते हो? मैंने कहा ठीक है दे देते हैं। मैंने उनको आवरली डोज बोला कि क्योंकि जब पेशेंट एडमिट है तो आपके पास बहुत लिमिटेड आवर्स है, तो मैंने उनको बोला कि 1-1.5 घंटे पे आप दवाई रिपीटेडली उनको देते रहो। तो उनकी शाम तक ही पथरी निकल गई, वो बहुत थैंकफुल हुए। शाम तक पथरी, मतलब दिन में आपने दवा दी, शाम को निकल मैंने ये बोला कि देखो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि पेशेंट को जब आप एडमिट करते हो तो ऐसा नहीं कि आपको सेम डे एडमिट होते ही एकदम सर्जरी हो जाए, पहले आपको थोड़ा स्टेबल करते हैं, आपकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते, तो हमें 12-14 घंटे का टाइम मिल गया, नहीं तो नेक्स्ट डे उनकी सर्जरी प्लान थी। तो उनका लेट इवनिंग में पथरी निकल गई, पेशेंट को डिस्चार्ज मिल गया, डॉक्टर्स भी सरप्राइज्ड रहे थे। अरे वाह। तो काफ़ी अच्छे केसेस कई बार रिजॉल्व हो जाते हैं। अब वो देखिए डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। मैं सारे पेशेंट्स को तो नहीं कह सकती कि तुम घंटे घंटे पे ले जाओ तुम्हारी आज ही निकल जाएगी पथरी। वो आपकी बॉडी की ससेप्टिबिलिटी कितनी है, आपकी बॉडी कितना तेजी से एक्सेप्ट कर रही है, उस पर भी डिपेंड करता है। कई बार एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर्स, तो वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे विश्वास भी नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन आपने जो एक एग्जांपल दिया, आपके रियल ब्रदर थे पीडियाट्रिशियन, और उनको ये तो वो ज़रूर अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर बताएंगे। हाँ, देखिए वो मेरे ब्रदर इन लॉ है जो मेरे देवर लगते हैं, मतलब तो देवर दौरानी और दोनों बच्चे वो यूके में रहते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर है। वहाँ पे NHS चलता है, नेशनल हेल्थ सिस्टम चलता है, जो गवर्नमेंट सर्विसेज है वहाँ पे। तो वो जब भी जाते हैं वो कफ, कोल्ड, फीवर, डायरिया, चेस्ट कंजेशन, टॉन्सिलाइटिस सारी दवाई बनवा के ले जाते हैं। वो ये खुद कहते हैं कि भाभी कोई भी दवाई ऐसी नहीं है सिंगल मेडिसिन जो सेफ हो, कि जो हम लॉन्ग टर्म दे सकते हो। सबसे इम्यूनिटी कहीं ना कहीं ब्रेक होती है, तो सब चीज़ों की दवाई बनवा के लेके जाते हैं। वो सारी दवाई देते हैं, कि खुद दोनों एलोपैथ हैं, पर वो मिनिमम दवाई देते हैं अपने बच्चों को ताकि इम्यूनिटी ब्रेक ना हो। क्योंकि एंटीबायोटिक का मतलब है, देखो मैं किसी पैथी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी पैथी के लिए बोल सकती हूँ कि मेरी पैथी जो है हर्बल मेडिसिन से बनती है। बेसिकली लोगों को होम्योपैथिक में ये भी लगता है कि पता नहीं क्या है, वो मीठी मीठी गोली दे देते हैं। हाँ। देखिए जब तक आप किसी चीज़ को स्टडी नहीं करोगे, जैसे मैं सपोज करिए आपसे पूछूं कि सुशी का टेस्ट कैसा होता है, जैसे मैंने नहीं खाया सुशी, मुझे नहीं पता कैसी होती है, तो जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, आपको उस पैथी के बारे में पता कुछ नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि मीठी मीठी गोली होती है। मीठी मीठी गोली एक जरिया है उस दवाई को देने के लिए। जैसे आपने देखा होगा सील पैक बॉटल आती है, उसमें अल्कोहल में मिक्स दवाई होती है। तो बेसिकली क्या है, आप किसी भी जड़ी बूटी को लेते हो, उसका मेन एसेंस निकालते हो, उसको मशीन से प्रोसेस करते हो,
फाइन प्रोसेस करते जाते हैं, बहुत हायर पोटेटाइज भी करते हैं, जिससे जो बेस पावर होती है हमारे उसको मदर टिंचर बोलते हैं। आपने थोड़ा सा प्रोसेस करा तो उसकी पोटेंसी यानी उसकी मॉलिकुलर पावर को रेस करते जाते हैं। तो जैसे जो मार्केट में मिलती है वो 30 mg मिलती है, mg की जगह हम लोग उसको CH बोलते हैं, पोटेंसी बोलते हैं। फिर 200 आती है, फिर 1m आती है, 1m इक्वलेंट टू 1000 पोटेंसी, उसके बाद 10,000 आती है, फिर 50,000 आती है, फिर 1 लाख पोटेंसी आती है। लेकिन वो हमें पता है ना, एक कॉमन बंदे के लिए तो हम उसको मीठी गोली में डाल के क्या दे रहे हैं उसको क्या पता। अब मान लीजिए मैंने अल्कोहल ऐसे ही दे दिया आपके हाथ में, कांच की शीशे वो फूट जाएगी, प्लास्टिक है लीक कर सकती है, इवेपोरेट कर सकती है। तो वो बहुत इजी माध्यम है कि अगर आप किसी पिल्स के सहारे से दवाई लेते हो। अच्छा, होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में ये भी कहा जाता है नो इफेक्ट नो साइड इफेक्ट और मीठी मीठी गोलियां, तो ये मीठी गोलियों का क्या कॉन्सेप्ट है और डायबिटिक पेशेंट में क्या ये सेफ होती हैं? देखिए कई पेशेंट्स होते हैं जो डायबिटीज़ में आते हैं मेरे पास में कि भाई मीठी गोली में नहीं चाहिए, तो हमारे कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स आते हैं जो मीठा नहीं होता, अल्कोहल बेस होता है, हम उसमें प्योरली उनको लिक्विड फॉर्म में ही देते हैं दवाई, उसमें एक भी शुगर ग्लोब्यूल नहीं होता फिर। और बाकी देखिए इफेक्ट तो उसको पता चलेगा जो ट्राई करेगा, अगर इफेक्ट नहीं होता है तो कब की ये ख़त्म हो चुकी होती पाती, इस्टेब्लिश ही नहीं हो पाती, अभी तक चलती ही नहीं। कोई भी चीज़ जो नहीं चल रही है, जिसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो वो तो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, तो वो कैसे फ्लरिश करेगी। एक और कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर है कि बियर पीने से किडनी की पथरी निकल जाती है। देखिए बियर का डायरेक्टली कोई रोल नहीं है, बियर एक डायूरेटिक की तरह काम करती है, यानी बियर पीने से आपको बाथरूम का प्रेशर ज़्यादा बनेगा। तो मैं पेशेंट्स को ऑप्शन देती हूँ कि देखिए आपको वाटर इंटेक ज़्यादा रखना है, उसमें भी मैं पेशेंट को कंडीशंस अप्लाई कर देती हूँ कि जिस टाइम आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, पेन का मतलब क्या है कि आपकी किडनी में पेशाब रुका हुआ है, पथरी अगर आप किसी वॉश बेसन में पत्थर डाल दीजिए तो उसके पाइप को चोक कर दे और पानी हल्का कर खुला छोड़ दीजिए तो वॉश बेसन में पानी ओवरफ्लो कर जाएगा। तो यही सेम हालत हमारी किडनी की होती है कि पथरी ने पाइप ब्लॉक कर दिया, किडनी में ओवरफ्लो हो रहा है, पानी ज़्यादा लॉग हो रहा है, इसलिए बहुत सीवियर पेन होता है। उस टाइम अगर आप पानी पियोगे, बियर पियोगे तो पेन बढ़ जाएगा आपको। तो उस टाइम मैं बोलती हूँ कि सिकाई करिए, सिकाई करने से वैसो डायलिटेशन होती है और आपने पाइप को चौड़ा कर दिया थोड़ा सा, पथरी को आगे मूवमेंट की जगह मिल जाती है। तो उस टाइम कुछ भी नहीं करना, कोई डायूरेटिक नहीं लेना। डायूरेटिक के नाम पे आप बियर ले सकते हैं, वो एक वन ऑफ द ऑप्शन है, अदरवाइज आप पाइनएप्पल जूस ले सकते हो, आप सोडा ले सकते हो, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं आप। ऐसे नहीं बियर मतलब तरीके निकालनी है बियर, तो लोगों ने तरीके निकाले कि किसी बहाने से बियर की परमिशन डॉक्टर के मुंह से मिल जाए। तो अगर आप उसको सोडा भी पी सकते हैं, फ्लेवर्ड सोडा अवेलेबल है, लेमन वाटर पीजिए, नारियल पानी पी लो आप, ठीक है। उसके अलावा तो ये और अगर आप सिंपल पानी भी पिए तो भी मेरे ख्याल से प्रेशर तो आए। हाँ, वाटर इनटेक तो ठीक ठाक रखो आप अपना, फ्रूट जूस भी पी सकते हैं, बेसिकली आपको यूरिन ज़्यादा पास करना है। तो बियर एक वन ऑफ द सोर्स है, लेकिन ओनली सोर्स नहीं है। कभी कभी ये देखा गया है कि रास्ते में कहीं पथरी फंस जाती है निकलते समय, मतलब दवाइयाँ चालू हुई और पथरी जब निकल रही होती है तो कहीं फंस जाती है, तो बड़ा पेन होता है, स्पेशली पुरुषों में देखा जाता है। तो उस केस में क्या करना चाहिए? देखिए सबसे बढ़िया तो मैं आपको बार बार वही बोलूँगी कि सिकाई करनी है। आपको पेन है तो सिकाई ही एक अकेला माध्यम है जिससे वैसो डायलिटेशन होगी। पथरी कहीं फंसी है, फंसी वो हमेशा यूरिटर में है, किडनी से निकल गई, किडनी से फाइन पाइपलाइन आती है जो आपके ब्लैडर तक कनेक्ट करेगी, उसमें ही, क्योंकि वो भी ट्विस्ट एंड टर्न होती है, वो स्ट्रेट वे नहीं होती। वो सपोज करिए इस तरह से आगे ऐसे टर्न करे तो यहाँ पे फंसेगी वो, और ब्लैडर में फंसेगी, ब्लैडर के जंक्शन पे फंसेगी। तो आपको हीट करनी है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो पेन किलर्स खाने पड़ते हैं। पथरी के पेन को तो डिलीवरी पेन से रिलेट कर रहा जाता है कि जब तक वो डिलीवर नहीं होगा आपको पेन होगा। तो ऐसे में हम दवाई फास्ट ही खिलवाते हैं, सिकाई बोलते हैं, और कहते हैं कि आप घंटे घंटे पे होम्योपैथिक दवाई लीजिए, उससे ही आराम पड़ता है। चलिए अब फाइनली ट्रीटमेंट बताइए कि होम्योपैथिक में क्या ट्रीटमेंट है और कैसे स्टोन निकल सकती है, किन दवाइयों से निकल सकती है, वो बताइए। सो अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की, तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम आपकी बॉडी के राइट साइड पे काम करती है, चाहे वो कोई भी अफेक्शन है। तो आप पोटेंसी 200 या 1m जो भी आपको ईजिली अवेलेबल आप ले सकते हो। 200 पोटेंसी लेते हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि कम से कम 6 डोज बनाइए एक ही दिन में। यानी आपको जैसे पिल्स लेते हो आप या ड्रॉपर लेते हो, एक ही बात पड़ती है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क वाली बात नहीं। कई लोगों को लगता है कि ड्रॉप से ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, वो एक माध्यम है कि आप पिल्स के सहारे ले रहे हो या ड्रॉपर के सहारे। तो लाइकोपोडियम 200 आपने मान लीजिए छोटी बॉटल बनवाया तो 5-5, 6-6 गोली करके उसकी 6 खुराक बनाइए। और लाइकोपोडियम का भी एक कायदा है जो मेडिसिनली हमें कायदे फॉलो करने पड़ते हैं कि शाम को लाइकोपोडियम का एग्रेवेशन टाइम शुरू हो जाता है, यानी 4 से 8 लाइकोपोडियम का वर्स्ट टाइम होता है। तो उस टाइम में आपको नहीं लेनी, उससे पहले ख़त्म कर देनी है वो। यानी आप सुबह से स्टार्ट करके 6 डोज में उसको ख़त्म कर दीजिए। तो ये तो हो गया राइट साइड पथरी के लिए। अगर लेफ्ट साइड किडनी में पथरी है तो लेकेसिस बहुत अच्छा काम करती है। लेकेसिस क्योंकि थोड़ा डीप एक्टिंग रेमेडी, तो उसमें मैं उसको 30 में ही रिकमेंड करूँगी, और आप दिन में 3 बार रेगुलर भी ले सकते हैं। आप हफ्ता 10 दिन 15 दिन लीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। साथ में कुछ मदर टिंचर स्टार्ट करने होंगे, जैसे आप बर्बरिस वल्गरिस ले सकते हो, सॉलिडेगो मदर टिंचर ले सकते हैं, सारसा पेरिलास ले सकते हो।
इनको मिक्सचर भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको 3 बताए, बर्बरिस, सारसापेरिया, सोलिडागो, ठीक है। ये तीनों मदर टिंचर की फॉर्म में आएंगे। मदर टिंचर का कायदा होता है कि 3-4 ड्रॉप में काम नहीं करते, कम से कम 10 ड्रॉप्स आपको लेनी पड़ेंगी। तो सपोज करिए आपने 8-10 ड्रॉप एक में से ली, दूसरे में से भी ली, तीसरे में से ली, आपका मिक्सचर हो गया वो अराउंड 30 ड्रॉप्स। आप दिन में 4 बार ले लो, और टिंचर हमेशा गर्म पानी में लीजिए। होम्योपैथिक की दवाई खाली पेट लीजिए और बढ़िया काम करती है। साथ में सिकाई करिए और थोड़ा सा डायरेटिक लीजिए। और अगर आपके स्टोन है वो कई बार लेबोरेटरी में आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, या फिजिकल कंपेयर अगर बहुत ज़्यादा पेनफुल स्टोन बनते हैं, इसका मतलब वो ऑक्जिलेट स्टोन है। तो उसमें मैं पेशेंट्स को सलाह देना चाहूँगी कि पालक नहीं खाना है, चॉकलेट नहीं खाना है, नट्स नहीं खाना है, इससे क्योंकि ऑक्जिलेट बढ़ता है बॉडी में। और टमाटर सलाद में नहीं खाना है। और कई बार यूरिक एसिड स्टोन होते हैं, वो कॉमनली चिकने स्टोन होते हैं, वो निकल जाते हैं। तो इसका मतलब आपको अल्कोहल और मीट का सेवन नहीं करना है, नहीं तो इनसे यूरिक एसिड बढ़ेगा। और अगर किसी पेशेंट को यूरिक एसिड स्टोन है जो कि थोड़ा कम मिलते हैं, ऑक्जिलेट वाले ज़्यादा मिलते हैं, तो उसके लिए अर्टिका यूरेस मदर टिंचर यूज़ कर सकते हैं। 15-15 ड्रॉप लें दिन में 3 बार 4 बार। ये सेफ दवाइयाँ होती है टिंचर, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि सालों साल लेते जाओ, 15-20 दिन, महीना लेना पड़ता है। गुनगुने पानी में लीजिए, बहुत अच्छा काम करते हैं। वैसे कितने दिनों में पथरी निकल जाती है दवाइयाँ लेने से? देखिए, अब वो मैंने उसका वही जवाब दिया कि मेरे कुछ पेशेंट्स में तो 12 घंटे में ही निकल गई, किसी में 12 दिन भी लग सकते हैं, किसी में थोड़ा और भी टाइम लग सकता है। तो मान लीजिए जैसे दवा चालू करी तो अब उसको पता करने के लिए अल्ट्रासाउंड 15 दिन बाद, हाँ 15 दिन बाद मैं अल्ट्रासाउंड कराती हूँ दोबारा। 15 दिन में कराती हूँ मैं दोबारा अल्ट्रासाउंड। और फिर उसके 15 दिन बाद कराने, 15 दिन में कराते रहे। 15 दिन की रिपीट पे हम करा सकते हैं, बिल्कुल आराम से करा सकते हैं। और अगर निकले कभी कई बार पेन होता है तो आपको पता चल जाती है? अब पथरी निकलते टाइम आपको पेन फील होता है, क्योंकि जो ऑक्जिलेट क्रिस्टल होते हैं वो तो काफ़ी सीवियर पेन के साथ निकलते हैं। जो चिकनी पथरियाँ होती है वो समटाइम नहीं भी पता चलती, वो आराम से निकल जाती हैं। जैसे पान पराग वगैरह के टुकड़े निकलते हैं, तो मुझे कई पेशेंट्स तो वो छन्ने में यूरिन पास करके मुझे फोटो भेजी, क्योंकि आप ऐसे तो पॉट में जाते हो आपको दिखेगा ही कुछ नहीं। तो कई लोगों ने एक बहुत अच्छा खुद ही निकाला उन लोगों ने तरीका कि वो सीव लेकर गए, जो चाय छन्ने वाली छन्नी होती है उसमें उन्होंने पास करा, तो बिल्कुल फाइन क्रिस्टल्स भी उसमें सारे कैच हो गए। तो उन्होंने फोटो भी भेजा मुझे कि देखिए मैम कितने सारे निकले हैं। तो उसमें पान पराग के जितने टुकड़े भी थे, छोटे छोटे भी थे, जैसे राई के दाने या सरसों के दाने के बराबर, तो सब निकल जाती है पथरियाँ। अच्छा, एक दवा आती है बर्बरिस वल्गरिस, ये दवाइयाँ बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं और कुछ पेशेंट अपने आप खरीद के इस्तेमाल करने रखते हैं, तो क्या ये सही है? देखिए, गूगल के चक्कर में आधे पेशेंट्स डॉक्टर बन चुके हैं। तो कई बार पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि मैम ये रिपोर्ट है और हम बर्बरिस तो ले ही रहे हैं, आप और क्या देना चाहोगे, कि कुछ और ऑप्शन भी है? तो उनको बिठा के यही समझाना पड़ता है कि बुखार में अगर आपने खाली कोई एंटीपायरेटिक ड्रग लिए तो आपको टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा, लेकिन उसका रूट कॉज एनालिसिस तो डॉक्टर को ही करना पड़ेगा कि भाई कितने mm का स्टोन है, निकलने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं। किडनी के भी 3 जोन होते हैं, अपर जोन, मिडिल जोन, लोअर जोन। जो लोअर पोल की पथरी होती है, आप ये मान के चलिए कि पाइपलाइन तो यहाँ पर है, वो एंटी ग्रेविटी पत्थर कैसे चढ़ेगा, एक ये भी दिक्कत आती है। तो लोअर पोल की किडनी काफ़ी टफ है। अगर हम कुछ डिजोल्वर दे सकते हैं, जैसे कॉलियस एरोमेटिक से एक मेडिसिन आती है, वो डिजोल्विंग ड्रग के नाम से जानी जाती है, तो वो मैं कोशिश करती हूँ पेशेंट को मैं क्लियर बोल देती हूँ कि भाई देखिए आपकी किडनी इतनी बड़ी है, तो उसके लोअर पोल में यानी घड़े में एक तरीके से कंकड़ नीचे पड़ा हुआ, वो एंटी ग्रेविटी पाइपलाइन तक कैसे आएगा, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि यहीं इसको डिजोल्व करके कुछ इसको हम इवैक्यूएट कर सकें। तो बर्बरिस लेने में कोई बुराई नहीं, लेकिन मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ कि वो आप बाद में लेते रहना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किडनी स्टोन एक बार बन के निकल गए तो आप लाइफ लॉन्ग के लिए आपको फ्री हो गए, दोबारा बन सकते हैं। आपने मान लीजिए वाटर इनटेक का ध्यान नहीं रखा, या आपके पास जैसे कई लोग डायरेक्ट बोरिंग का पानी पीते हैं, कई बार उसकी TDS बहुत हाई होती है। जैसे इंदिरापुरम साइड में 2100-2200 TDS है, यानी मिनरल कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जो आपकी बॉडी इतना प्रोसेस नहीं कर पाएगी। 500 TDS तक तो चल जाती है बॉडी में, 2100-2200 TDS तो नहीं चलेगी। वो इतना मिनरल क्या करेगा, किडनी को ही फिल्टर करना है ना, सारा वहीं पे जमेगा वो। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने ले लिया सारी दवाइयाँ तो आपकी किडनी बिल्कुल क्लीन हो गई। तो बर्बरिस क्लींजर का काम करती है। आप पहले किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, पूरा जब आपका इवैक्यूएट हो जाए तब आप 8-10 ड्रॉप पीते रहिए, ताकि आपकी किडनियों की क्लीनिंग बनी रहेगी। लेकिन वो एक होलसेल ड्रग नहीं है, इसके अलावा तो बहुत सारी दवाइयाँ देनी पड़ती है साथ में, और प्लस इंडिकेटेड रेमेडी देनी पड़ती है कि आपके हिसाब से वेल सेलेक्टेड रेमेडी कौन सी है। बर्बरिस बहुत एक बेस लाइन ड्रग, जैसे आप बोल सकते हो ना कि ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस बोल सकते हो, या बेसिक दवाई बोल सकते हो कि हाँ हर किसी को पता है कि बर्बरिस। तो लास्ट में अगर आप कुछ हमारे व्यूअर्स को कुछ टिप्स देना चाहें? देखिए, मैं अपने सारे पेशेंट्स को एक ही बात बोलती हूँ कि 50% बीमारियों की जो कारण है वो आपके अपने हाथ में है, उसका सॉल्यूशन भी आपके अपने हाथ में। कैसे? आप अगर टाइम से उठते हो, टाइम से सोते हैं, अपना डिसिप्लिन ईटिंग करते हैं, आप वर्कआउट रेगुलर करते हो, खाने पीने का ध्यान रखते हो, जंक ज़्यादा नहीं खाते,
योगा मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। यानी देखिए आपका पूरा जो आपका कंप्यूटर है, पूरा ये हमारी बॉडी एक कंप्यूटर लाइक मशीन है, उसकी सारी आईसी यहाँ पर फिटेड है। तो आपको मेंटल हेल्थ का भी तो ध्यान रखना है, फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो पूरी बॉडी को जब आप डिसिप्लिन मोड में रखते हो, वाटर इनटेक ठीक रखते हो, हमने ही तो सारे शेड्यूल बिगाड़े हुए। आधे से ज़्यादा बीमारी तो हमारी अपनी क्रिएट करी हुई होती है। और सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ जो बिगड़ी हुई है आजकल, आयुर्वेद तो ये बोलता है कि 90% बीमारी आपकी मेंटल हेल्थ की वजह से होती है। क्योंकि अब होता है कि जैसे हम भी देखते हैं कि इमोशनली, जैसे मैं बहुत पेशेंट्स की केस टेकिंग लेती हूँ, तो आधे से ज़्यादा पेशेंट इमोशनली कहीं डिस्टर्ब निकलते हैं। तो उनके इमोशंस भी है जो उसको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं, कि दिमाग में लोचा चल रहा है, केमिकल लोचा, जिसकी आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ रहा है। उसको बहुत लेमन लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं कि आपकी यहाँ पे सारी आईसी फिटेड है, आप किसी एक आईसी को शट डाउन कर दो। वो प्रेशर कुकर तो है नहीं कि प्रेशर बना तो ऊपर से निकल गया, सारी नर्व्स तो यहाँ से एक फोरामेन से निकलती है। इतना प्रेशर वो कहाँ जाएगा, किसी ना किसी आपकी ब्रेन की नर्व्स को डिस्टर्ब करेगा, उसी का इफेक्ट आपकी बॉडी पर पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है कि मान लीजिए किसी के पास कोई खराब खबर आ गई, बैड न्यूज़ आ गई, तो आपने सुना होगा कि एंजाइटी डायरिया हो जाता है, कि पेट चलने लगता है, या खराब खबर सुन के हमें उल्टी जैसा फील होने लगता है। क्यों? खबर तो यहाँ कानों से ब्रेन तक गई थी ना, उल्टी जैसा क्यों हो गया, या वोमिट हो क्यों गई। आप सड़क पे किसी को मरा हुआ देख लेते हो जिसकी पूरी आंतें बाहर पड़ी हुई, तो आपको देख के वोमिट ही हो जाएगा अगर आप एक बहुत इमोशनल टाइप बंदे। नहीं, कई लोग तो देख के इग्नोर मार सकते हैं। तो आपकी आधे से ज़्यादा स्ट्रेंथ तो यहाँ पर ही हुई। तो मेंटल हेल्थ का, आप उठने में कितना लेजी हो, पता चला आप 10-11 बजे, जब तक सूर्यदेव पूरा ऊपर आ गए तब तक तो आप बेड ही नहीं छोड़ पा रहे हो। फिर आपका ब्रेकफास्ट का कोई सीन नहीं है, जबकि ब्रेकफास्ट आयुर्वेद के हिसाब से बहुत ज़रूरी है खाना, क्योंकि फास्टिंग आपकी 12 घंटे की हो चुकी है। फिर आप नमक ठोक कर खा रहे हो, हर चीज़ में आपको एक्स्ट्रा सॉल्ट चाहिए। आप हर वक्त आलू और कार्बोहाइड्रेट पे जीरो, सलाद कोई नहीं खाना चाहता। जितने भी पेशेंट्स को बोलो सलाद और फल खाने के लिए, बहुत कम लोग अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। हमारी आधी बीमारी दूर हो सकती है अगर आप अपनी डाइट पे सलाद और फल बढ़ा लें, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ है, वो प्रकृति का एक नेचुरल रिसोर्स है जो लाइफ है। आप बर्गर को बो दो, कुछ नहीं निकलेगा ना, आप सेब का बीज डाल दो, उसमें से नई लाइफ निकल जाएगी। ये नहीं, जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं प्रकृति में मिल रही है, उसमें अपनी लाइफ एक ऊर्जा है। आप उसको खाओगे तो वो ऊर्जा आपको मिलेगी। हम तो डेड थिंग्स खाते हैं, सब डीप फ्राइड पके हुए पकवान खाते हैं, उसमें तो अपनी कोई लाइफ ही नहीं है। तो आधी बीमारी तो हमारी अपनी देन है। अगर हम थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफ में, सोना जागना, खाना पीना, उठने का तरीका, खाने पीने का, तो आधी बीमारियां दूर हो सकती हैं। मेन पानी का इंटेक, कि पानी का भी ध्यान रखें। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी जरूर पीना चाहिए, 3 से 4 लीटर। डीएसबी चेक करा लेना चाहिए कि बहुत हाई डीएसओ नहीं है, 2.5-3 लीटर, 3-3.5 लीटर पानी तो पीना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कंचन आपका हमारे तिवारी जी टॉक शो में आने के Thank you. लिए। तो आज मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, अगर आपके घर में या आपको किडनी में स्टोन है तो आप फटाफट रिप्लाई करिए कि मुझे किडनी में स्टोन है, कब से है और क्या क्या दवाइयाँ ली। डॉक्टर कंचन से आपको फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन मिलेगा और आप डॉक्टर कंचन से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। तो आज का ये एपिसोड हम लोगों ने होम्योपैथी पे किया। ये मेरा पहला एपिसोड था होम्योपैथी पे। तिवारी जी टॉक शो का मकसद है कि हेल्थ के सारे आयामों को कवर करें, इसलिए मैं आपके पास में एलोपैथिक, होम्योपैथिक, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा सभी पे एपिसोड लेकर आने वाला हूँ। इसलिए तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसलिए हर फ्राइडे रात 8:30 बजे तिवारी जी टॉक शो ज़रूर देखा करिए। और अगर हमारे एपिसोड आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड और जानने वालों को हमारा एपिसोड ज़रूर फॉरवर्ड करिए। तब तक अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।